यू आर अ स्माइल स्पेशलिस्ट। आपके पास लोग आते हैं अपनी स्माइल एनहांस कर। सो व्हाट काइंड ऑफ पेशेंट्स डू यू सी? हाँ, काफ़ी फेमस सेलिब्रिटी हैं टॉम क्रूज। अच्छा। उन्होंने डेंटल ट्रीटमेंट के बाद उनका काफ़ी स्माइल मेकओवर हुआ है और इनफैक्ट उनका स्माइल बड़ा फेमस है। बिग बॉस के सेलिब्रिटी भी थे बशीर अली। ही इज वेरी ओपन अबाउट इट, लाइक लुक एट माई स्माइल बिफोर एंड लुक एट इट नाउ। अगेन अब आप हर जगह नज़र आ रहे हैं आजकल, तो लोग आपकी छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं। तो कहीं पर भी अगर उनको लगेगा कि ये इम्परफेक्ट है, ये प्रॉपर नहीं है, तो यू आर गिविंग देम अ चांस टू टारगेट यू। इलेक्ट्रिक ब्रश या मैनुअल ब्रश, व्हाट शुड बी यूज्ड? Both are equally good. Usually electric brushes are good when manual brushes are not effective enough. आपकी डेंटल हेल्थ कैसे आपकी ओवरऑल हेल्थ को इफेक्ट करती है? देखो, माउथ इज द गेटवे ऑफ आवर बॉडी, तो जो भी आप खाओगे डेफिनेटली वही आपकी बॉडी को बॉडी में भी जाएगा। इम्पैक्ट कर रहा है। अनहेल्दी माउथ होगा जिसमें बहुत सारा गम इश्यूज होगा या कैविटीज होगी, तो ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे सलाइवा के थ्रू या ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपकी बॉडी में ट्रैवल करेगा। आई वॉज लकी इनफ टू बी अ स्माइल पार्टनर फॉर मिसेस इंडिया 2019। ओके। सो मैंने काफ़ी वहाँ पर जो भी कॉन्टेस्टेंट्स थे उनके स्माइल डिज़ाइन किए एंड आई वाज वेरी लकी इनफ टू डू दैट। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफिल्टर्ड ज्ञान विद टीना। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जो बात करेंगे आपकी स्माइल की। जो हर किसी को स्माइल करना ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। स्माइल से ही बोलते हैं ना, सारे दरवाजे खुलते हैं हमारे ज़िंदगी के। कि आपने किसी की तरफ देख लिया, एक स्माइल कर दी, सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। तो हमारे साथ है डॉक्टर अमित, जो एक स्माइल स्पेशलिस्ट है, एक डेंटल डॉक्टर है। बहुत कुछ है उनके बारे में जानने के लिए। मैं कुछ ज़्यादा खुद नहीं बोलूँगी, हम उनकी ज़ुबानी सुनेंगे कि कैसे उन्होंने ये शुरुआत की और कैसे लोगों की ज़िंदगी बदलते हैं। कैसे लोगों के लाइफ में एक बदलाव लाते हैं। जो लोग बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है, जो लोग श्योर नहीं है अपने बारे में, जो लोग अपने आप को पीछे थोड़ा रखते हैं ज़िंदगी में क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अपने आप को ज़्यादा प्रेज़ेंट नहीं कर सकते हैं दुनिया के सामने, उनके लिए बदलाव लाते हैं। कुछ लोग जो अपने लाइफ़ में बहुत मेजर चेंजेस लाना चाहते हैं, वो इनके पास आते हैं और ये अपनी ट्रीटमेंट से, अपने हिसाब से जो उनको लगता है कि कैसे लोगों की लाइफ़ में अपनी एक स्माइल से वो चेंजेस ला सकते हैं। तो मैं ज़्यादा उनके बारे में नहीं बोलूँगी, अब उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। डॉक्टर अमित, वेलकम टू आवर शो। और बताइए कि शुरुआत कैसे हुई एंड आप ऐसा क्या करते हैं कि लोगों की लाइफ में एक मेजर चेंज आ जाते हैं? सबसे पहले थैंक यू मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। माई सेल्फ डॉक्टर अमित चावला एंड आई एम प्रैक्टिसिंग इन गुड़गांव सिंस 2012। मेरी ग्रेजुएशन 2007 में हुई थी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज रोहतक में। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने 2012 में अपना कंप्लीट किया और उसके बाद से मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में हूँ। जैसा कि आपने बताया, स्माइल स्माइल के बारे में आपने एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, जो कि बहुत ज़रूरी है। किसी को कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। जी। तो अंटिल अनलेस यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, आप फेस नहीं कर पाओगे ऑडियंस को। तो इस वजह से आप नंबर 1 इस वजह से स्माइल बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपका एक ओवरऑल कॉन्फिडेंस जो बॉडी लैंग्वेज है वो चेंज हो जाता है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो बचपन से जिन्होंने स्माइल ही नहीं किया है, जी। बहुत सालों से स्माइल नहीं किया है। बट जैसे ही उनका कुछ भी स्माइल डिज़ाइन ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद से उनका एटीट्यूड और बॉडी लैंग्वेज कंप्लीटली चेंज हो गया। सो बहुत ज़रूरी है आजकल आपको अपनी बॉडी पे ध्यान देना, हेल्थ पे ध्यान देना, जिसमें ओरल हेल्थ भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन चुका है। राइट। सो डॉक्टर, आप स्पीकर भी है, काफ़ी जगह पे, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में जी। आप जाते हैं, आप बताते हैं। सो व्हाट इज़ इट दैट यू टॉक अबाउट? आप लोगों को क्या अवेयरनेस देना चाहते हैं? अगर हम देखते हैं 15-20 साल पहले और आज, अवेयरनेस लेवल बहुत बढ़ गया है। पहले लोग अवेयर नहीं थे ओवरऑल हेल्थ के बारे में, बट आजकल बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ गया है, नंबर 1। बट नॉलेज बहुत ज़्यादा है ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर, जिसमें से ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं बिल्कुल वो सही है। 100% ठीक है। तो एक्सपर्ट ओपिनियन लेना इसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है।
टू क्रॉस चेक द फैक्ट्स, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी ने सोशल मीडिया पे कुछ एक हैक देख लिया हुँ, और उसको फिर घर में ट्राई किया, बट उससे फायदा ना होके बैकफायर। उनको अल्टीमेटली नुकसान हो गया। तो जब भी मैं कहीं टॉक शो में जाता हूँ या कॉलेजेस में लेक्चर्स देते हैं हम लोग या कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, तो कॉन्फ्रेंसेस में तो हमारे कलीग्स होते हैं, तो वहाँ हम डिस्कस करते हैं क्या हमारा लेटेस्ट क्या चल रहा लेटेस्ट है क्या है? हमारी फील्ड राइट, में, जी। ताकि हम लोग भी अपने आप को अपडेटेड रख सकें। हुँ, और कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को हम यही सिखाते हैं कि आगे जैसे-जैसे वो अपनी प्रैक्टिसेस में आएँगे, तो उन्हें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है, हाउ टू डील, हाउ टू कम्युनिकेट एंड हाउ टू कीप होनिंग देयर स्किल्स, ताकि वो सोसाइटी ऑन अ लार्जर स्केल को वो कर सकें, बेनिफिट दे बेनिफिट दे सकें। सकें। जी, तो टॉक शो में मेरा पर्पस हमेशा यही रहता है कि जितनी इन्फॉर्मेशन गैदर अभी तक मैंने करी है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 15 साल का, तो वो मैं अपने हिसाब से जो बेस्ट हो सकता है मैं शेयर करूँ ऑडियंस के साथ। और यही मैं आगे उम्मीद कर रहा जी। हूँ। आप भी काफ़ी, मैंने आपके कुछ पॉडकास्ट देखे हैं हेल्थ से रिलेटेड, तो आई हैव सीन प्रीटी गुड कंटेंट कमिंग आउट ऑफ योर पॉडकास्ट एज़ वेल, एंड आई होप कि ये भी उसी तरीके का एक पॉडकास्ट रहेगा। जी। जी, वही हमारा मेन पर्पस यही है कि लोगों को अवेयरनेस हम दे सकें कि व्हाट इज़ रियली हैपनिंग। तो मैं आपसे सबसे पहले जो एक जो मेन टॉपिक है, मैं ये जो देख रही हूँ हमारे या सामने, इम्प्लांट्स। हाँ इम्प्लांट्स जी। से हम शुरुआत करते हैं, जी, ठीक है? पहले के ज़माने में होते थे लाइक हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, उनके दाँत नहीं जी, होते थे, बिना दाँत के बस वो पूरी ज़िंदगी निकाल देते थे जी, कि दाँत नहीं है तो चलो खिचड़ी खा लो, बस उसी से जी, लाइफ़ निकल जाएगी। बट टुडे द साइंस, मॉडर्न साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि अब सब कुछ चेंज हो गया है जी, कि पहले बोलते थे कि दाँत चले गए तो कोई बात नहीं, बूढ़े हो गए, दाँत तो जाने ही है ना। जी, वो लाइक वो ना आर्टिफिशियल वो लगा देते थे एंड ऑल दैट, जी, लाइक वो सब चलता था। बट अब तो ये परमानेंट सॉल्यूशन आ गया, क्या है ये? जी। जी, आपने देखा होगा पहले जो हमारे दादा-दादी की उम्र के लोग थे, वो एक 70 या 75 इयर्स के बाद वो बेड रिडन हो जाया करते जी, थे। जी। बट पिछले कुछ साल से अगर आप देखेंगे, 20-25 साल से आप देखेंगे, तो हार्डली हम किसी को देख रहे हैं कि कोई बेड रिडन हो। राइट, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण जो रहा वो नी रिप्लेसमेंट का कारण रहा। ओके। तो एक रेवोल्यूशन आया ऑर्थोपेडिक साइंस में, जिससे हुँ, कि नी रिप्लेसमेंट शुरू हुए हुँ, और उसके बाद से कोई बेड रिडन नहीं है। हुँ, हार्डली मैंने नहीं देखा है अपने कई सालों में किसी को 10-10 साल पहले जैसे बुजुर्ग लोग बेड पे रहते थे, तो अभी आजकल ऐसा नहीं है। तो कुछ ऐसा ही सिमिलर हुआ है डेंटल इम्प्लांट इंडस्ट्री में। हुँ। पहले आपने देखा होगा बहुत से लोग डेंचर्स पहनते थे, राइट, हाँ। जिनको वो रात में पानी में रखते थे और रख सुबह देते उठ कर के पहनते पहन थे। लो। तो डेंटल इम्प्लांट्स के आने के बाद हमारे डेंचर्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। ऑब्सोलीट हो गए हैं। तो आज आज की डेट में हम किसी भी एज में, चाहे वो 70 साल के हों या 80 साल के हों, हम उनमें डेंटल इम्प्लांट सॉल्यूशंस दे सकते हैं, जिससे कि वो हमेशा फिक्स दाँतों से ही खाना खा सकें। ओके। तो इससे इससे ये हो गया है कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ गई है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ गॉट एंड बेटर। व्हिच मैटर्स मोस्ट एट दिस एज। हुँ, क्वांटिटी ऑफ लाइफ से हमारा ये मतलब नहीं होना चाहिए कि कि वो 100 साल जी रहे हैं या 90 साल जी हुँ, रहे हैं, हुँ। बट वो किस तरह से जी रहे हैं वो मैटर करता है। तो डेंटल इम्प्लांट्स के आने से उनकी डाइट में बहुत इम्प्रूवमेंट आती है, उनका इनफैक्ट उनके बोलने में बहुत फ़र्क आता है, उनके खाने में फ़र्क आएगा, तो ऑब्वियसली उनकी हेल्थ पे भी बहुत फ़र्क आएगा। दैट्स ट्रू। तो डेंटल इम्प्लांट क्या है, एक टाइटेनियम का फिक्सचर है। ओके। मैं आपको एक मॉडल में दिखाता जी, हूँ। जी। तो ये एक डेंटल इम्प्लांट का फिक्सचर है। ये जो टाइटेनियम है, ये हम पेशेंट की जो जॉ की जो बोन है, उसमें इंसर्ट आप कर व्यूअर्स देते को हैं। दिखा देंगे हाँ, थोड़ा? ये एक डमी है, जिसमें कि एक टाइटेनियम का एक इम्प्लांट होता है, जो कि हम जॉ में फिक्स कर देते हैं। अच्छा, लाइक पूरा ड्रिल करके। जी, वॉव! तो अगर किसी का दाँत मान लीजिए खराब हुँ, हो गया है और सेम डे में हमें ट्रीटमेंट करना है, तो हम सेम डे दाँत को निकालेंगे हुँ, और हुँ। उसी सॉकेट में ये टाइटेनियम का इम्प्लांट इंसर्ट कर देंगे। हमारी ओके। एक स्पेशल ड्रिल्स होती हैं, हुँ, हुँ। उसके थ्रू हम ये ड्रिल करके उस सॉकेट को हम क्लोज़ कर देंगे। ओके। और इसके 2 महीने बाद हुँ, हुँ। हम उस पर एक सेकंड इंटरमीडिएट कंपोनेंट लगाते हैं, इसको बोलते हैं अबटमेंट। ओके। तो ये अबटमेंट जो है, ये हम इम्प्लांट बॉडी के ऊपर लगा देते हैं, अगले
1.5 से 2 महीने बाद, जिसके ऊपर हम एक परमानेंट और फिक्स दांत लगा सकते हैं इस तरह से। वाओ, कैन आई सी इट? यस। तो ये एक नेचुरल लाइक रिप्लेसमेंट है अच्छा, और ये परमानेंट ऐसे ही रहता है, और ये ये नहीं कि परमानेंट है, फॉर लाइफ होता है ये। नॉर्मल ब्रशिंग, नॉर्मल टेकिंग जैसे एब्सोल्युटली, अपनी इट इज आप, एज गुड एज योर नॉर्मल टीथ। और ये हर कोई करवा सकता है या कोई रिस्ट्रिक्शंस होते एनीवन हैं कि? एनीवन एंड एवरीवन कैन गो फॉर डेंटल इम्प्लांट्स अनटिल एंड अनलेस उनका कोई बोन डेफिशिएंसी है, हुँ, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस एक कंडीशन है। हुँ। उसमें कुछ मेडिसिन ऐसी दी जाती हैं जिसकी वजह से इम्प्लांट इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है सक्सेस ढंग नहीं से। होता, ओके। तो उसमें हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, और कुछ पेशेंट जिनका कीमो और रेडियोथेरेपी चल रहा है, तो हम उस हुँ, पर्टिकुलर पीरियड के दौरान वो नहीं कर सकते हैं, बट एज सून एज दे आर हेल्दी तो हम कभी भी इम्प्लांट कर सकते हैं उन पेशेंट्स में। और ये ऐसे कुछ एज स्पेसिफिक है कि किस एज में करना है बहुत सेफ? छोटे बच्चों में हम नहीं करते हैं क्योंकि जॉ ग्रोथ हो रही होती है। राइट, ओके, अप टिल 12 to 13 ईयर्स ऑफ एज हमारा जॉ ग्रो करता रहता है। तो ओके। हम उस स्टेज में डेंटल इम्प्लांट्स नहीं करते हैं, बट वंस द जॉ ग्रोथ इज कंप्लीट, लाइक आफ्टर द एज ऑफ 13 और 14, हुँ। उसके बाद हम कभी भी कर सकते हैं, कभी भी, फॉर एनी एज। अच्छा, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इज़ इट इसमें। कॉस्ट इफेक्टिव? बिकॉज़ कॉस्ट, सबसे ज़्यादा यही होता है कि इज़ इट हाँ जी, पॉकेट फ्रेंडली और नॉट? वैल्यू फॉर मनी मैं कहूँगा इसको, जी। क्योंकि डेफिनेटली थोड़ा कॉस्टलियर ट्रीटमेंट है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल ट्रीटमेंट। बट अगर हम कॉस्ट की बात करें तो ये 20,000 से लेके 50,000 तक होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं ओके। जो कि इम्प्लांट बनाते हैं। बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर आप मान लीजिए एक इम्प्लांट करा रहे हैं, आपका एक ही दांत खराब हुआ, अगर आपने उस पे 25 या 30,000 रुपए इन्वेस्ट किया फॉर लाइफ, हुँ, तो आप स्टिल उसको, वर्थ इट। अगर आप उस एस्पेक्ट में सोचेंगे तो शायद वो एक वैल्यू फॉर मनी कॉस्ट लगेगी आपको। आजकल हम देख रहे हैं लोग 1.5 लाख के 2 लाख के फ़ोन खरीद लेते हैं। हम लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं जी, और वो इनफैक्ट हम लोन पे डेट में खरीदते हैं। हाँ, बट हम अपने ऊपर कोई अगर जो खर्चा चीज़ कर रहे हैं तो उसमें हम इस कॉस्ट को ना देखें तो आई थिंक वो हमारी जी। क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर कर रहा है। So any pain management, like इस चीज़ का maintenance or something, like do the patients have to go through a lot of pain for this treatment? कोई भी डेंटल प्रोसीजर हो, नॉट ओनली द इम्प्लांट, जो भी हम डेंटल प्रोसीजर करेंगे, इन्वेसिव प्रोसीजर, उसमें हम लोकल एनेस्थीसिया के अंडर ही करते हैं परफॉर्म। हुँ, कभी भी हम विदाउट एनेस्थीसिया कोई भी मेजर डेंटल ट्रीटमेंट परफॉर्म नहीं करेंगे। तो लोकल एनेस्थीसिया में जब हम करेंगे तो पेशेंट को कभी मालूम नहीं चलता है कि हम कर क्या रहे हैं। अच्छा, और उसके प्रोसीजर के बाद पेशेंट को शायद 1 या 2 दिन का पेन किलर लेना पड़ेगा, और बहुत सारे केसेज़ में वो भी नहीं लेना पड़ता है अगर सर्जरी बहुत ही मिनिमम ट्रॉमेटिक हुई है, तो मिनिमम पेन किलर्स रहते हैं, जो कि हम यूजुअली, कभी हमारा सर दर्द हो गया तो हमने 1 या 2 पेन किलर खा लिया, उतना ही पेन किलर लेकर के वी कैन मैनेज इट वेरी वेल। अच्छा। तो यूजुअली जो पहले जब होता था कि गिर गए, किसी का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन मेजर फ्रंट दाँत जी, मिसिंग है, कुछ ऐसा हो, तो दीज़ थिंग्स आर गुड फॉर दैट प्रोसीजर। एब्सोल्युटली उस सिचुएशन में सबसे अच्छी ऑप्शन इम्प्लांट ही है। आज की डेट में हो गई है, क्योंकि हाँ। मुझे याद है मेरे पास एक पेशेंट आई थी, शी वाज़ अराउंड 35 इयर्स ओल्ड, जो ओके। कि स्लिप हो गई थी अपने घर में और उनके हुँ। आगे के 4 दाँत टूट गए ओह थे। गॉड! और उसके कारण वो बहुत ही एंग्ज़ियस और डिप्रेशन में जा रही थी कि ये अच्छा। मेरे आगे के फ्रंट के दाँत वही टूट गए इट्स हैं। लाइक योर स्माइल अब की हाँ, गई तो अब। हमने उनको इमीडिएटली डेंटल इम्प्लांट का सॉल्यूशन दिया, जिस पे हमने 2 या 3 इम्प्लांट्स लगा करके उनको हमने इमीडिएटली टेम्परेरी दे दिया इसके ऊपर। क्योंकि जब हम बात करते हैं परमानेंट दाँत, जैसे मैंने बताया 1.5 2 महीने बाद ही लगता है। हुँ। बट जिस दिन हम इम्प्लांट लगाते हैं, अगर आगे के दाँत हैं, तो हम सेम डे में उन्हें एक टेम्परेरी प्रोस्थेसिस बना करके दे देते हैं। अच्छा, जो कि या तो चेयर साइड होगा जो हम इन क्लिनिक बनाते हैं, या फिर वो लैब मेड होगा जो कि हम स्कैनिंग करके बनाते हैं। राइट, तो सेम डे में उनको हम एक टेम्परेरी दे देते हैं, जिससे कि वो अगले 1 डेढ़ महीने या 2 महीने तक एट लीस्ट एटलीस्ट वो, नॉर्मल एक लाइफ हाँ, जिए बिल्कुल जी। फ्रंट के दाँत हमें खाने के लिए नहीं चाहिए उस टाइम के लिए, बट हमें दिखाने के लिए टेम्परेरी चाहिए उस टाइम पर। तो उस टाइम के दौरान हम टेम्परेरी देते हैं और उसके बाद हम परमानेंट पे शिफ्ट कर देते हैं। सो दिस इज़ लाइक अ रिवोल्यूशनरी थिंग लोगों की एब्सोल्युटली, लाइफ ये में आ ये गई एक है। रेवोल्यूशनरी है, जैसे मैंने आपको बताया कि नी रिप्लेसमेंट हुआ जिसकी वजह से आज हम हार्डली किसी को बेड रिडन देखते हैं। हुँ। उसी वजह से डेंटल इम्प्लांट्स रेवोल्यूशंस की वजह से हम हार्डली किसी को देखते हैं जिन्होंने डेंचर्स पहना हुआ हो।
वाज़ अ वेरी मैं सुन के मेरे को अच्छा लग रहा है कि जी, देयर सच गुड ट्रीटमेंट्स आउट देयर इन द जी, मार्केट नाउ जी। कि आपको विदाउट दाँत या विदाउट स्माइल की रहने एब्सोल्युटली, की ज़रूरत ही नहीं है, यू कैन जस्ट गो एब्सोल्युटली। आउट। तो इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि ऐसा आर्टिफिशियल तो नहीं लगता? लोगों का सबसे सवाल ये होता है कि मैंने लगाया, किसी को पता तो नहीं चलेगा कि हुँ। ये मेरे असली दाँत नहीं है? नहीं जो टाइटेनियम का इम्प्लांट है जो मैंने बताया वो तो हड्डी के अंदर जाता है तो वो दिखाई नहीं देता है। बट जो ऊपर का क्राउन है, वो हम लोग अगर सेलेक्ट करते हैं जैसे मटेरियल्स आते हैं, मेटल फ्री मटेरियल्स आते हैं जैसे ज़िरकोनिया और लिथियम डाइसिलिकेट करके एक मटेरियल आता है। वो नेचुरल और लाइफ लाइक अपीयरेंस देता है, बिल्कुल आपके नेचुरल दाँतों की तरह। तो किसी को पता नहीं चलेगा कि नहीं, आपके असली दाँत नहीं नहीं, है? जब हम फाइनल प्रोसेसेस बना रहे हैं, तो उस टाइम पर हम पेशेंट का नेचुरल शेड सिलेक्शन करते हैं अच्छा, और उसी शेड को हम रेप्लिकेट करते हैं आर्टिफिशियल जब हम लैब प्रोसेसिंग में क्राउन को बनाते हैं। ओके। तो वो सेम नेचुरल शेड को हम कॉपी करके ही पेशेंट को देते हैं। ओह! सो तो इट इट लुक्स इज़ वेरी एज़ गुड एज़ नेचुरल, नेचुरल, नेचुरल। ऑलमोस्ट 100% नेचुरल। वाओ! दैट्स वेरी गुड। तो ये तो बात हो गई कि मिसिंग दाँतों की या समथिंग। जी, मो मेजर जो दाँतों में प्रॉब्लम होती है, क्राउडिंग, ठीक क्राउडिंग। है? क्राउडिंग जो होती है कि दाँत जी, आगे-पीछे है, जी, कभी ऊपर है, कभी अलाइन नहीं है। सो व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स फॉर दैट? जी, क्योंकि ब्रेसेस इज़ लाइक द ओल्ड कन्वेंशनल वे जी, कि बचपन में ब्रेसेस लगा दो, दाँत ठीक हो जाएँगे। जी। सो आर वी स्टिल यूजिंग द सेम थिंग्स और थिंग्स हैव चेंज्ड? कन्वेंशनल फॉर्म यही है, ब्रेसेस आज भी लगते हैं बट आप जैसे कि मैंने इम्प्लांट में बताया आजकल अलाइनर्स आते हैं, क्लियर अलाइनर्स आते हैं। इसका भी मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। इस तरह का एक क्लियर अलाइनर प्लेट आता है। अच्छा। इससे पहले हम पेशेंट का एक स्कैन करते हैं, 3D हुँ, स्कैन करते हैं जिससे कि हम एक डायग्नोसिस बनाते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम एग्ज़ैक्टली है, किस वजह से है और हम उसमें कितना करेक्शंस कर सकते हैं। ओके। तो एक बार वो स्कैन का जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसके बाद इस तरह की जो ट्रेज़ होती हैं 3D प्रिंट होती हैं, तो इसका सेट्स ऑफ ट्रेज़ आता है। 14 ओके। से 15 या फिर 25 सेट का ट्रेज़ हुँ, आएगा हुँ। डिपेंडिंग कितना हमें करेक्शंस चाहिए उसमें। तो हर 2 से 3 हफ्ते में ये एक सेट ऑफ ट्रेज़ बदलेंगे और धीरे-धीरे आपके दाँत जो हैं अपनी पोज़ीशंस ले लेंगे। ओके। ये अभी जो लेटेस्ट है वो है और कन्वेंशनल ब्रेसिस से भी हम यही करते हैं, बट उसमें एक तार और एक ब्रैकेट रहता है जिसको व्हाट हमें इज़ हर लाइक वेरी महीने चेंज करना है। पेनफुल, दैट इज़ वेरी पेनफुल वो ट्रीटमेंट। पेनफुल भी है और उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि ब्रैकेट टूट जाते हैं। राइट, खाना राइट। खाते हुए टूट हाँ, गया हाँ, हाँ। या कहीं गिर गए आप तो टूट हुँ, गया। हुँ, हुँ। तो वो फिर आपको इमीडिएटली रिप्लेस कराना पड़ेगा ओके, क्योंकि जैसे ही वो टूटेगा उसका काम खत्म, ज़ीरो हो काम जाएगा। खत्म, राइट। तो अलाइनर्स का बेनिफिट ये है कि ये खुद ही आपने पहनना है और खुद ही निकालना है। अच्छा, और ये 20 टू 22 आवर्स अ डे पहना जाता है, सिर्फ़ खाना खाते हुए हम इसको निकालेंगे। उसके अलावा हम ये हमेशा डाल कर के रखेंगे तो ये मुँह। बच्चे भी पहन सकते हैं? कैन आई सी इट हाँ, लाइक बच्चे छोटे इनफैक्ट ऑडियंस? ज़्यादा कंफर्टेबल हैं इसमें आजकल, अच्छा, तो क्योंकि ये अगर स्कूल कॉस्मेटिक है, जा रहे दिखाई हैं, नहीं स्कूल देता। में ऐसे वो निकाल के इज़ नहीं इट ब कन्वीनिएंट? इट इज़ क्वाइट कन्वीनिएंट उनको निकालना नहीं है ये, अच्छा, ना ना ही ये स्पीच में इंटरफेयर करेगा, ना ही ये अच्छा। दिखेगा, निकालना नहीं है हुँ, अनटिल अनलेस उसको आपने मील्स के टाइम पर निकालना है बस, दैट्स अच्छा। इट। और ये काम कर देता है? एब्सोल्युटली इतनी ये छोटी-सी ये चीज़ वही काम काम कर कर रहा देता है है? जो कि हम नॉर्मल कन्वेंशनल से काम कर रहे हैं जिसमें ब्रैकेट्स और वायर से कर रहे हैं। और ये कोई एज स्पेसिफिक ऐसे है कि कौन कर सकता जो है? भी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट हम प्लान करेंगे, फिक्स ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट हम यूजुअली तब प्लान करते हैं जब सारे परमानेंट दाँत हमारे आ जाएँ। तो ये 12 से 13 की साल के बाद ही हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट परमानेंट प्लान करते हैं। इससे पहले के कुछ मायोफंक्शनल ट्रीटमेंट प्लान होते हैं जिसमें कि हम जॉ ग्रोथ को मॉड्यूलेट करते हैं थ्रू अप्लायंसेस। बट मेजरली हम ब्रेसेस और अलाइनर ट्रीटमेंट स्टार्ट तभी करते हैं जब अगेन हमारे सारे परमानेंट टीथ ने अपनी-अपनी पोज़ीशंस ले ली हैं। सो दैट इज़ 12 टू 14 इयर्स ऑफ एज। बट कभी-कभी जॉ भी ग्रोथ होता रहता है ना आपका कि जॉ ग्रोथ हो जाए फिर लाइक 12 यूजुअली। टू 14 इयर्स तक हमारे सारे परमानेंट दाँत आ जाते हैं, तो अच्छा। उस वो टाइम बेस्ट टाइम है हमारा कोई भी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए। जैसे कि जिनको टीथ ग्राइंडिंग की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए भी अलाइनर्स बहुत सेफ ऑप्शंस हैं। टीथ ग्राइंडिंग में भी अलाइनर्स काम करता है और इसका एक सॉफ्ट वर्ज़न आता है इस प्लेट का जिसको हुँ, हम नाइट गार्ड बोलते हैं। ओके, तो जब भी सोने से पहले हम लोग पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप वो डाल कर के सोइए क्योंकि ज़्यादातर ग्राइंडिंग सोते हुए ही होती है। अच्छा। डे टाइम में भी ग्राइंडिंग होती है बट कंपैरेटिवली कम होती है बट वो इससे सॉफ्टर वर्ज़न होता है, ये थोड़ा थिक प्लेट है। अच्छा, दिस इज़ लाइक डज़ इट डू द जॉब, लाइक ये कितने टाइम तक ये ट्रीटमेंट चलती है?
अलाइनर्स 12 की। टू 18 मंथ्स का एक एवरेज टाइम होता है जिसमें मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट हम फिनिश कर लेते हैं, बट कुछ केसेस होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा करेक्शंस की ज़रूरत होती है, तो हो सकता है वो 5-6 महीने और एक्सटेंड हो जाएं, बट मैक्सिमम केसेस जो हैं 12 टू 18 मंथ्स में फिनिश हो जाता है। तो आजकल जैसे जो हम सेलिब्रिटीज़ देखते हैं, स्पेशली हम बात करें मलाइका अरोरा, हम्म, शी इज़ वेरी फेमस, शी हैड हर टीथ रियली आउट, लाइक हाँ, वो जो था उसका हर स्माइल, यस, शी हैड अ टीथ आउट, और बहुत हम यस, लोगों के हैं, हम देखते हैं कि लाइक यस, अलाइन नहीं है। यस, सो डू दे आल्सो यूज़ दिस? एब्सोल्युटली कैन बी यूज्ड। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अ, अभी क्योंकि अलाइनर बहुत न्यूअर टेक्नोलॉजी है, तो पहले ये सब नहीं होता था। पहले स्माइल करेक्शंस में हम लोग क्राउन्स लगाते थे या फिर वेनियर्स लगाते थे। आज भी वेनियर्स लगाते हैं। अगर किसी की सिर्फ माइनर करेक्शंस की ज़रूरत है, सिर्फ कलर चेंज करना है, किसी को लगता है कि उनके दाँत डार्क हैं, येलोइश ज़्यादा हैं, तो वो चीज़ अलाइनर करेक्ट नहीं करेगा। उसके लिए फिर हमें वेनियर्स पे जाना पड़ेगा। तो वेनियर्स जो हैं शेप, कलर एंड साइज़ ये चेंज कर सकते हैं। अच्छा, और खास करके फ्रंट टीथ में ही होता है वो। ओके। और ये जो हम अलाइनर्स की बात कर रहे हैं, ये तो फुल जॉ ट्रीटमेंट है, अपर और लोअर। तो ज़्यादा जिनके टेढ़े-मेढ़े दाँत हैं, वो हम इससे करेक्ट करते हैं। और अगर कलर चेंज करना है और माइनर गैप्स करेक्ट करने हैं, तो फिर हम वेनियर से करते हैं। आप कोई ऐसी कोई सेलिब्रिटी बता सकते हैं जिन्होंने कुछ ऐसे मेजर ट्रीटमेंट करवाया है एंड बिकॉज़ ऑफ दैट उनकी पूरी स्माइल ही चेंज हो गई है एंड गॉट अ ब्रेक गुड इम्पैक्ट ऑन देयर करियर हाँ, आल्सो? काफ़ी फेमस सेलिब्रिटी हैं टॉम क्रूज़। अच्छा, उन्होंने डेंटल ट्रीटमेंट के बाद उनका काफ़ी स्माइल मेकओवर हुआ है और इनफैक्ट उनका स्माइल बड़ा फ़ेमस है। मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उन्होंने मुझे टॉम क्रूज़ का फ़ोटो दिखाया एक बार, अच्छा। तो बोले कि मुझे मुझे ऐसी ऐसा स्माइल बना दो। चाहिए। तो मैंने उनको यही सजेस्ट किया, टॉम क्रूज़ ने वेनियर्स कराए हैं, तो डेफ़िनेटली आपको भी वेनियर्स कराना अच्छा, पड़ेगा। तो फिर कुछ तो उनका लक उन्होंने हुआ? कराया अच्छा, डेफ़िनेटली। लक, डिड ही गेट एनी लकी आफ्टर दैट? ऑब्वियसली येस। अच्छा। इफ ही गॉट लकी आई डोंट नो, बट येस, ही वाज़ अच्छा, क्वाइट सैटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स। अच्छा, ही गॉट द टॉम क्रूज स्माइल। येस, एब्सोल्युटली। और हम जो आजकल के टाइम पे जैसे बिकॉज़ आई एम फ्रॉम मॉडलिंग या इंडस्ट्री, राइट? तो हमारे इंडस्ट्री में तो ये बहुत कॉमन है कि स्माइल हैज़ टू बी परफेक्ट व्हेन या यू लाइक आप जैसे मॉडल्स और देखते हैं, एक्ट्रेसेस देखते हैं, इवन एक्टर्स इन या रिसेंट, पहले एक्टर्स इतना ध्यान नहीं देते थे अपनी स्माइल और सब पे, बट नाउ एवरीवन इज सो कॉन्शियस कि या इट हैज़ टू बी लाइक अ परफेक्ट स्माइल, व्हेन यू बिल्कुल। ओपन योर माउथ यू हैव टू स्माइल परफेक्टली। यस। इनफैक्ट अभी एक बिग बॉस के सेलिब्रिटी भी थे, बशीर अली, ही इज वेरी ओपन अबाउट इट, लाइक लुक एट माई स्माइल बिफोर and look at it now. यस। I've got my jaw surgery done, I've got my teeth aligned. हुँ। तो ये सब क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो गया है आज के टाइम में? अगेन आप हर जगह नज़र आ रहे हैं आजकल, तो लोग आपकी छोटी-छोटी चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं। तो कहीं पर भी अगर उनको लगेगा कि ये इम्परफेक्ट है, ये प्रॉपर नहीं है, तो यू आर गिविंग देम अ चांस टू टारगेट यू, नंबर 1। दूसरा, अपना खुद का एक कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव हो जाता है। द हुँ, मोमेंट यू वर्क ऑन योरसेल्फ, अगर आप देखेंगे कि आप मान लीजिए कोई ओवरवेट है और वो जिम गया तो उसने कुछ वेट लूज़ कर लिया, तो उसका एटीट्यूड बदल जाएगा कंप्लीटली। राइट। तो उसी तरह से अगर आपकी स्माइल अच्छी नहीं है और सडनली आपकी स्माइल एक नेक्स्ट लेवल पे हो गई है, तो आपको भी वो बोलने में और लोगों से बात करने में वो अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। तो ऐसा कुछ है कि आपके पास जैसे क्लाइंट्स आते हैं, आर दे फ्रॉम लाइक मीडिया या फिर इन्फ्लुएंसर्स या ऐसी कोई इंडस्ट्री से आते हैं, या कि हर फील्ड से अब आपके पास आने लगे कि हर बस स्माइल यस, परफेक्ट बना हर दो? फील्ड से आते हैं, बट ज़्यादातर अ, अगेन जैसा आपने बताया, इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज़ आते हैं, क्योंकि उनका शो बिज़नेस है और हुँ, उनको हर वक़्त कैमरा फेस करना है या किसी से बात करनी है। तो डेफ़िनेटली ये जो एस्थेटिक और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है, ज़्यादातर यंग जनरेशन और पीपल हू आर इन शो बिज़नेस वो ज़्यादा कराते हैं। बट ऐसा कोई नहीं है कि मेरे पास एक पेशेंट आई थी, ही वाज़ 55 इयर्स ओल्ड। हुँ। उनके बेटे की शादी थी अच्छा। और उन्होंने मुझे बोला कि बचपन से मुझे लगता है कि मेरी स्माइल अच्छी नहीं है, तो हुँ, अब क्योंकि मेरे बेटे की शादी है, तो दिस इज़ द लास्ट टाइम आई वांट अ परफेक्ट स्माइल। अच्छा। तो फिर मैंने उनका ट्रीटमेंट प्लान किया, हमने बहुत अच्छी स्माइल उनको डिलीवर करी और उनके जो फादर थे, ही वाज़ ऑलमोस्ट 70 इयर्स ओल्ड, वो मेरे पास आए हाँ, और उन्होंने स्पेशली मुझे थैंक किया इसके लिए कि अच्छा। मैं अपनी डॉटर का ट्रीटमेंट नहीं करा पाया इतने साल तक, बट आपने किया, तो आई जस्ट स्पेशली यू केम गॉट अ हियर टू थैंक स्पेशल। यू। तो वो
चाहे 55 ईयर्स में है या 60 ईयर्स में है, तो कॉन्फिडेंस तो सबके लिए उतना ही ज़रूरी है। हर किसी को ज़रूरी है। एवरीवन वांट्स टू एब्सोल्युटली। लुक गुड। एवरीवन वांट्स टू लुक गुड, और वो आपके ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज पे, आपके बात करने के तरीके से, आप किस तरह से लोगों से बात कर रहे हैं। नहीं तो काफ़ी लोग सोशलाइज़ करना बंद कर देते हैं। अगर आपको गिल्टी कॉन्शियस होगा, अगर आपको लगेगा कि आप अच्छे नहीं दिख रहे हो किसी वजह से या बात नहीं कर पा रहे हो, तो ऑब्वियसली आप सोशल गैदरिंग्स में जाना बंद कर दोगे, लोगों से ज़्यादा बात नहीं करोगे। राइट, राइट। दैट विल इम्पैक्ट योर मेंटल हेल्थ एज़ वेल। वही होता है ना कि फेस तो चलो आपका दिख रहा है, बट बोलते हैं ना कि मुँह खोल दिया तो फिर खत्म, एब्सोल्युटली, बात खत्म। लाइक वैसे हो जाते हैं बहुत केसेस में। तो आई एब्सोल्युटली। थिंक लाइक एवरीवन नोज़ कि हाँ, हमने मुँह भी खोला और अब देखो हम वी स्माइल एंड वी टॉक सो यस, ब्यूटीफुली। मेरे पास 70 इयर्स तक की फीमेल पेशेंट्स भी हैं जिन्होंने स्माइल डिजाइनिंग कराया है। अच्छा, ये एज में भी? यस, एब्सोल्युटली। वाओ! एक डॉक्टर आई थी मेरे पास, गायनेक डॉक्टर थी, वो लंदन से आई थी। शी वाज़ ऑलमोस्ट 70। ओके। अगेन सेम थिंग, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैंने सारी ज़िंदगी कराया नहीं, सो अब तो मुझे कराना ही है। तो देयर इज़ लेंथ एंड ब्रेड्थ में लोग करा रहे हैं। Especially see when you go abroad, US, Canada, UK, dental treatment is the most expensive. वहाँ पर Insurance यस, is not covering. यस, So यस। हर कोई वहाँ से प्रेफर करता है कि इंडिया जाओ, you get the best treatment, you हुँ, get cost efficient. हुँ। So ये क्या है? You get lot of patients from हाँ, बाहर abroad, बाहर डेंटल ट्रीटमेंट बहुत ही कॉस्टली है, जो भी right? हम यहाँ पे कॉस्ट की बात कर रहे हैं, आई थिंक उससे 5 टू 7 टाइम्स कॉस्ट I है have been in वहाँ US पर। for 15 years. I या know dental treatment US में हम तो कभी करवा वहाँ ही नहीं पे सकते थे. अनअफोर्डेबल हो जाता है एज़ Yes, एन इंडियन, अगर आप वहाँ से जाके कराएँगे। बट अगेन इंडिया में कॉस्ट इफेक्टिव भी है, टेक्नोलॉजिकली बहुत ड्रिवन है इंडिया की मार्केट अब right. आज की डेट में। तो अब बाहर के पेशेंट्स बहुत आते हैं यहाँ पर डेंटल ट्रीटमेंट सीक करने के लिए। राइट, स्पेशली दिस यस, कॉस्मेटिक्स एंड एवरीथिंग। हाँ, अगर बहुत आते हैं। राइट, बिकॉज वहां पे तो करवाना, योर इंश्योरेंस डजंट कवर इट एंड दे आर नॉट टू गुड आल्सो। या लेकिन जो इंडिया में जो क्वालिटी आपको मिल सकती है, हुँ। वो आपको वहां नहीं मिलती है नहीं, इन डेफिनिटली डेंटल केयर। स्किल, इंडियंस आर वेरी स्किलफुल वर्कर्स थ्रूआउट राइट, द ग्लोब। यस, यस। तो चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे इंजीनियर्स हों, डेफिनिटली यहाँ पे स्किल बहुत अच्छी है। राइट। तो डॉक्टर, ये तो हमने समझ लिया कि ये जो हाउ टू मेक अ स्माइल परफेक्ट। या आप साथ में कैंसर, ओरल कैंसर के बारे में भी हम कुछ बात जी, करते हैं। सो डू यू गेट पेशेंट्स ऐसे ओरल कैंसर के? जी, हाउ डू यू डायग्नोस इट? हाउ डू यू कम टू नो? व्हाट इज द होल जी। प्रोसीजर बिहाइंड इट? सी, ओरल कैंसर्स बहुत कॉमन है। पहली बात, इंडिया में इज़ वन किन ऑफ को द होता है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर्स इन इंडिया राइट नाउ। नंबर 1 कॉज़ ओरल कैंसर का आज भी टोबैको है, अच्छा। जिससे कि स्मोक और स्मोकलेस टोबैको 2 फॉर्म्स हैं टोबैको की। तो हम्म। एनी फॉर्म ऑफ टोबैको mixed with some ingredients which are obviously carcinogens and not good for our health is the cause of oral cancer. बट ओरल कैंसर एक प्रोसेस है, एक ऐसा नहीं है कि वो रातों रात डेवलप हो गया है। हम्म। कोई भी अगर कोई सब्सटेंस अब्यूज कर रहा है फॉर कंटिन्यूअसली फॉर मैनी इयर्स, धीरे धीरे करके वो आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ टिश्यू चेंजेस कर रहा है, और एक पॉइंट पर आके कुछ वार्निंग साइंस बॉडी आपको देगी। जैसे कि अगर हम ओरल कैंसर की बात करें, तो देयर इज अ टर्म कॉल्ड प्री कैंसर। ओरल अच्छा। कैंसर से पहले कुछ प्री कैंसर के साइंस और सिम्टम्स हैं जो कि हमें वॉच आउट करने हैं, जिसमें कि अगर कोई अल्सर हुआ है हम्म। या कोई वाइट पैच हुआ है आपके कहीं भी टंग में या चीक में या गम्स में, जो कि ब्रशिंग से या वाइप करने से नहीं जा रहा है, तो डेफिनेटली दैट पर्टिकुलर लीजन शुड बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर ओरल कैंसर और प्री कैंसर। क्योंकि अगर वो प्री कैंसर में डिटेक्ट हो जाता है, प्री कैंसर्स में भी कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स आते हैं, जैसे कि एक चीज है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जो लोग गुटखा और एरिका नट च्यू करते हैं, वो जो हम प्री एक्चुअली कैंसर। हम मूवीज देखने जाते हैं, द एड ऑलवेज प्लेज। जी, राइट, वो एड हमेशा आती ही है कि अब हाँ, देखो ये ओरल कैंसर। यस। तो एक ऐसी कंडीशन है लाइकन प्लैनस, हम्म। जिसमें अगेन वाइट रेड डिस्कलरेशन हो जाती है हमारे चीक्स के अंदर, बर्निंग सेंसेशन हो रही है मुंह के अंदर कहीं पर भी, टंग पे या चीक्स पे, जो कि नहीं जा रही है। उस स्टेज में अगर हम उस लीजन को डिटेक्ट करके ट्रीट कर लेते हैं, तो शायद वो कभी ओरल कैंसर में कन्वर्ट नहीं होगा। बट एक बार कोई लीजन अल्सर में डेवलप हो गया हम्म। और वो हील नहीं हो रहा है 2-3 हफ्ते से भी, आपने मेडिसिन ले लिया, आपने यूजुअली जो ये नॉर्मल अल्सर है वो 7 से 10 दिन में ठीक हो जाना चाहिए। राइट।
बट अगर वो 2-3 हफ्ते या 4 हफ्ते तक भी ठीक नहीं हो रहा है तो इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर एन ओरल कैंसर। तो जैसे ही हमें कोई भी ऐसा सस्पेक्टेड लीजन लगता है हम उसको तुरंत बायोप्सी करते हैं, अच्छा। जिससे कि हम उसकी फिर जांच करते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं और फिर हम उसको रिपोर्ट करते हैं कि क्या इसमें कोई कैंसरस कैंसरस ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं नहीं है। हो गया है। उस स्टेज पर भी अगर अर्ली स्टेज में भी हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं तो आज सर्जरी से, कीमोथेरेपी से, रेडियोथेरेपी से हम लोग अर्ली स्टेजेस कैंसर को भी 100% ट्रीट कर सकते हैं। बट अगर वो उसके बाद भी इग्नोर हुआ और लीजन होते रहा, आपने उसको इन्वेस्टिगेट ही नहीं कराया अगले 2-3 साल तक, तो वो फिर पूरे शरीर में फैल सकता है। उसके बाद फिर उसका ट्रीटमेंट प्रोग्नोसिस जो है बहुत कम हो जाता है, सर्वाइवल चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो कैंसर कहीं और बॉडी के किसी टिश्यू में ट्रैवल कर गया, हम्म। लंग्स में या लीवर में, तो फिर वहां से उसको ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। So, as you said, tobacco products are one of the major reasons ये of having oral जी, cancer. Any other reason for having oral cancer? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है एक, Okay. जो जो भी ओरल कैंसर में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। ये भी रीसेंट रिसर्चेस के बाद ये निकल के आया है कि एक पर्टिकुलर वायरस है, एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, व्हिच इज अगेन नंबर 2 कॉज ऑफ ओरल कैंसर आफ्टर टोबैको। तो इसका क्योर हो जाता है, इफ प्री डायग्नोसिस में हो जाए तो देयर इज अ हाँ, क्योर, अगर अगर अदरवाइज इट्स हमने वेरी इसको प्री डिफिकल्ट। कैंसर स्टेज में पकड़ा है, तो हम इस लीजन्स को कंटिन्यूअस मेडिकेशन से और हैबिट ब्रेकिंग से रिवर्स कर सकते हैं। बट अगर वो डेवलप हो गया है, उसको हमारी कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी उसका हम ट्रीटमेंट करें और उसको बॉडी में और कहीं ना स्प्रेड ना फैलने दें होने दे। उसको। एनी एज स्पेसिफिक की जिनको ओरल कैंसर होता है, और एज यंग एज, जो मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस में, 30 इयर्स में भी मैंने ओरल कैंसर पेशेंट्स देखे हैं। कम होते हैं बट यस होते हैं, क्योंकि अगेन अगर सब्सटेंस अब्यूज हो रहा है अर्ली एजेस में भी, कुछ बच्चे कॉलेजेस में भी खाना स्टार्ट करते सब्सटेंस हैं। जी अब्यूज जी। शुरू कर देते हैं, तो वो भी अगर 10 साल 5 साल तक करते रहे कंटिन्यूअसली, तो उनमें भी डेवलप हो कंफर्म सकता है। करती। और अभी आजकल ऑलरेडी हमारे एनवायरनमेंट में और हमारी फूड चेन में बहुत सारे कार्सिनोजेंस हैं, तो वो एक फ्यूल इन द फायर के तौर पे काम कर रहा है कि अब सिर्फ टोबैको ना रह के बहुत सारे और भी फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं। एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, हम्म। तो फूड चेन में हम देख रहे हैं कि इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का बहुत यूज हो गया है, मेजर उसकी रोल वजह है। से भी कहीं ना कहीं इम्यूनिटी ब्रेकडाउन हो रही है, मल्टी फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं। ओके। नहीं तो पहले यही देखा जाता था कि 50 60 या 70 इयर्स में ज्यादा देखते थे, बट आजकल यंग जनरेशन में भी बहुत केसेस आ रहे हैं। और ये जो स्कैनिंग होती है, इज इट लाइक अ वेरी पेनलेस स्कैनिंग और इज इट लाइक समथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर द पेशेंट्स? नहीं, 3D स्कैनिंग बिल्कुल पेनलेस नहीं है। नॉर्मल जैसे पहले की जो हम स्कैनिंग करते थे, जो आप ओरल कैंसर की स्कैनिंग बात कर रहे हाँ, हैं? इन जनरल एनी काइंड ऑफ स्कैनिंग जो एक डेंटल ट्रीटमेंट में होती है। नहीं, स्कैनिंग यूजुअली जो डेंटल ट्रीटमेंट में हम लोग स्कैनिंग जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आजकल इम्प्रेशंस को रिप्लेस करने के लिए कर रहे हैं। जब पहले व्हाट्स हम दैट? डेंटल इम्प्रेशंस करते थे, मान ओके लीजिए हमने ओके। किसी का क्राउन बनाना है, हाँ हाँ। तो हम उसका नाप लेते थे पहले, मॉडल अच्छा बनाते थे और वो मॉडल जो है हम लैब में भेज करके अच्छा। उस पे ओके क्राउन डिज़ाइन करते ओके थे। ओके। तो अभी वो रिप्लेस हो गया है डिजिटल स्कैनर से, जिससे कि हम एक 3D स्कैनर इंस्ट्रूमेंट डिवाइस आता है, जिससे कि हम जॉ स्कैन करते हैं और वो फाइल हम तुरंत ऑनलाइन अपनी लैब को भेज देते हैं, जहाँ से कि वो क्राउन हमारा मिल होकर के हमारे पास आ जाता है। अच्छा। तो इम्प्रेशंस जो हैं अब ऑलमोस्ट निल हो इट्स गए हैं वेरी हमारे बैड। क्लिनिक्स में, अच्छा। तो हम नॉर्मल स्टैंडर्ड इम्प्रेशंस अब नहीं करते हैं। अब हम डिजिटल स्कैनिंग से क्राउन्स बनाते हैं। एंड अगर हम कैंसर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, तो उसकी जो स्कैनिंग होती है, इज इट वेरी लेंदी, पेनफुल? नहीं, इसमें ओरल कैंसर में सबसे पहले तो एक क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन हमने करनी है। स्कैनिंग डिवाइसेज़ आते हैं इसमें, वेलस्कोप करके एक डिवाइस आता है, जिसमें कि हम कोई सस्पेक्टेड लीजन को हम एक हाई पावर लाइट से हम देखते हैं, तो वो हमें ग्लो करता हुआ दिखाई देता है। अच्छा तो या। वो हम स्क्रीनिंग एज़ अ स्क्रीनिंग डिवाइस हम उसको बोलते हैं। बट जहाँ पे भी हमें कोई भी सस्पिशन होगा, तो हमें डेफ़िनिटली उस टिश्यू की बायोप्सी करना
बहुत बहुत ज़रूरी है ज़रूरी है। ताकि हम उसको रिपोर्ट कर सकें। उसके सो इट्स नॉट बगैर वेरी हम पेनफुल। नहीं, नहीं वो तो हम लोकल एनेस्थीसिया में ही अच्छा, करेंगे। उसी एक में पार्ट करते ऑफ हैं। टिश्यू हमें कट करना है, ओके, द जहाँ बायोप्सी पर ओके, हमें लगता है कि ये पर्टिकुलर एरिया जो है कैंसरस टिश्यू। कैंसरस लग रहा है हमें देख के, वो हम फिर लोकल एनेस्थीसिया दे करके उसका एक 2 टू 3 एमएम का एक टिश्यू हम वहाँ से निकालेंगे और फिर हम लैब में भेज करके उसको टेस्ट टेस्ट करेंगे। कराएँगे, ओके। जैसे अगर हम बच्चों की बात करें, किड्स पेरेंट्स सबसे ज़्यादा परेशान हैं आज की डेट में, चॉकलेट खा-खा के दाँत खराब कर दिए। जी। आज की डेट में 4-4 5-5 साल के बच्चों को हम देख रहे हैं कि क्राउन लगा रहे हैं, रूट कैनालिंग चल रही है बच्चों की। सो ये क्यों, ये क्या हो रहा है? पहले तो इतना नहीं हो रहा था, रूट हुँ। कैनालिंग करनी पड़ती थी, या पहले भी होता था, पीपल वर नॉट अवेयर अबाउट इट। व्हाट इज़ रियली हैपनिंग इन हमारी जो डाइट है वो बहुत रिफाइन हो गई है अभी। ओके। पहले की जो डाइट थी वो इतनी रिफाइंड नहीं थी। हमें भी याद होगा कि आपको भी याद होगा कि हमारे बचपन में वी डिडंट हैड एक्सेस टू द काइंड ऑफ फूड दीज़ डेज़ वी हैव। हमारे पास पिज़्ज़ा और बर्गर्स और पास्तास खाने की कोई राइट, ऑप्शंस नहीं थी। जी, जी। और ना ही इतने कोई मार्केट में चिप्स और इतने रिफाइंड फूड्स, पैकेटेड हुँ, हुँ, फूड्स हुँ। मिलते थे और ना ही हमारे पेरेंट्स हमें देते भी थे कि ये सब देते ही खाना है, नहीं थे। घर का खाना खाओ। तो अभी क्या हो गया, डाइट बहुत ज़्यादा रिफाइन हो गई है, पैकेज फूड बहुत आ गए हैं जिसमें कि इंस्टेंट नूडल्स है, जैसे इंस्टेंट फूड बहुत आ गए जिसमें आपने पानी मिलाया और वो इंस्टेंट तैयार हो गया। इस तरह और प्रोसेस्ड फूड्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, राइट। चिप्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो उनमें अ, जो शुगर्स हैं उसमें, अगर आप उनका लेबल चेक करेंगे, जो जिस तरह के उसमें ऑयल्स यूज़ होते हैं, जिस तरह की उसमें चीज़ें यूज़ होती हैं, डेफ़िनेटली वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, जिससे कि हमारी ओवरऑल हेल्थ डेटेरियोरेट होती जा रही है और ख़ासकर कि बच्चों की इम्यूनिटी ब्रेकडाउन हो रही है। और जितना ही हम उसको शुगर्स को और एसिड्स को अपनी डाइट में बढ़ाते जाएँगे, हमारी जो बोन्स और टीथ हैं, वो वीक होती चली जाएँगी। हमारे टीथ आर वेरी, वेरी सेंसिटिव टू एसिड एंड शुगर्स। अच्छा। जितनी भी हम शुगर्स लेते हैं, हमारी बॉडी एसिड में ब्रेक डाउन कर देती है और वो एसिड शुगर इज़ अ फूड फॉर बैक्टीरिया। तो जहाँ पर उनको शुगर और एसिड मिलेगा, वहाँ पे वो ग्रो करेंगे और उसी के कारण ये कैविटी होती है। कैविटी इज़ नथिंग बट अ एसिडिक डिसोल्यूशन ऑफ इनेमल। वहाँ पर कोई एक्चुअली, जैसे हम लेमैन टर्म में बोलते हैं, कीड़ा नहीं होता है, बट वो डिसोल्यूशन है दाँतों से कैल्शियम फॉस्फेट का। सो व्हाट डू दे से कि कुछ है अंदर, इट्स देयर समथिंग डार्क इन इट, दिस बोले वो कीड़ा लग गया? डिस्कलरेशन हो जाती है हमारे दाँत पे जब कैविटी होती है। हाँ, हाँ। अगर हम उसको माइक्रोस्कोपिकली देखें तो बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस करके एक हुँ। मोस्ट कॉमन बैक्टीरियोजेनिक बैक्टीरिया है, जो कि सलाइवा, एसिड और शुगर, अच्छा, उससे जब होता है। उसको ये तीनों एनवायरनमेंट मिल जाते हैं तो वो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग जाता है और फिर वो दांत के कैल्शियम पे अटैक करके उस कैल्शियम को धीरे 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 डिसॉल्व करता रहेगा और एक दिन जाके उसमें बहुत बड़ा होल हो जाएगा। सो जब पेरेंट्स आते हैं छोटे-छोटे बच्चों को आपके पास लेके कि बच्चे आए हैं कि दाँत पूरे खराब हो गए हैं, आगे से यू आर जी। सीइंग लाइक पूरा ब्लैक डिस्कलरेशन है, पीछे कैविटीज़ है इन द मोलार्स। सो व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर पेरेंट्स इन टुडेज़ टाइम कि कैसे अपने बच्चों के दाँतों को सँभालें और ठीक रखें? सबसे पहले कि ये जानना ज़रूरी है कि सबसे पहला दाँत जब भी बच्चे का आया, ऑलमोस्ट 4 टू 6 मंथ्स ऑफ एज में बच्चे का पहला दाँत आ जाता है ओरल हुँ, कैविटी में। तो वहीं से ही आपकी डेंटल केयर स्टार्ट हो जानी चाहिए। हुँ, क्योंकि इतना छोटा बच्चा खुद से ब्रश नहीं कर सकता, तो जो इतने छोटे बच्चे होंगे मदर्स फीड पे, तो मदर्स को ये ध्यान रखना है कि उनको जब भी फीड दें तो उसके बाद वो एक वेट हैंकरचीफ से एटलीस्ट उसको वाइप कर दें उसके जितने भी दाँत हैं। हुँ, हुँ, क्योंकि इनिशियली 2 दाँत होंगे, उसके बाद हुँ, धीरे-धीरे करते-करते वो टोटल पूरे बच्चों में में खराब 20 हो दाँत आ जाएगा। जाते हैं राइट। बाय द एज ऑफ 2 इयर्स। तो हुँ, हुँ, तब तक आपको ये ध्यान रखना है कि आप कंटिन्यूअसली उसकी डेंटल केयर पे ध्यान दे रहे हैं। जब तक बच्चा खुद से ब्रश नहीं कर रहा है, तब तक उसकी मदर को वाइप करना पड़ेगा और जैसे ही मदर्स वीन करा देती हैं बच्चों को फॉर द फीडिंग, हाँ। फीडिंग, तो उसके बाद उसको बॉटल ना दें, हुँ, हुँ, क्योंकि अगर वो बॉटल फीड पे रहेगा, उसके बाद वो बॉटल मुँह में रख के बच्चे सो जाते हैं बहुत बार। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो कंटिन्यूअसली शुगर और एसिड अटैक होता जाएगा और वो अल्टीमेटली एक दिन जाके अर्ली चाइल्डहुड केरीज में कन्वर्ट हो जाएगा।
सो बॉटल की वजह से वन ऑफ द मेजर रीज़न होता बहुत है। मेजर रीज़न है। और जो कुछ बच्चे मदर्स फीट पे सो जाते हैं और फिर वो क्लीन नहीं हुआ क्योंकि दाँत, तो वो धीरे-धीरे एसिड में कन्वर्ट होते-होते एक दिन कैरीज़ स्टार्ट हो जाती है और एक दाँत में कैरीज़ लगते ही वो दूसरे में स्प्रेड करना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये फैल रही है। तो जैसे ही तुरंत एक कैविटी भी डिटेक्ट हुई, कोई ब्लैक स्पॉट या ऐसी चीज़ जो साफ नहीं हो रही है, हुँ। आपने कोशिश किया ब्रश करके साफ करने का, तो उसकी इमीडिएटली फिलिंग करानी ज़रूरी है, ताकि वो आगे नहीं बढ़े। अगर आपने उस स्टेज में फिलिंग नहीं कराई तो वो मल्टीप्लाई होती चली जाएगी, 2 से 4 में, 4 से 8 में, 8 से 12 में, इस तरीके से वो फिर पूरे और ओरल कैविटी को ऑक्यूपाई कर लेगा। सो आप हमारे जो मदर्स जो वॉच कर रहे हैं एपिसोड को, उनको एक सजेशन, एक एडवाइस क्या दे सकते हो अपने ग्रोइंग बच्चों के लिए, लाइक 8 जी। टू 10 इयर्स, 7 इयर्स के बच्चों के लिए? व्हाट इज़ वन एडवाइस दैट यू वुड गिव टू आवर मदर्स हियर? नंबर 1 एडवाइस इज़, सबसे पहले तो उनकी आप डाइट को मॉडिफाई करें। इतना रिफाइंड डाइट बच्चों को ना दें कि उनको आदत पड़ जाए, क्योंकि जो हैबिट्स उन्होंने इनिशियली इनकल्केट कर ली, तो फिर आप उनको आगे जाके छुड़वा ही नहीं पाएँगे। राइट। तो मदर्स स्पेशली क्योंकि सबसे ज़्यादा रहती हैं बच्चों के साथ, उनमें उनको ये देखना है कि उनकी डाइट जो है कम से कम रिफाइंड हो, कम से कम शुगरी हो और कम से कम एसिडिक हो। और अगर वो ले भी रहे हैं उस एक पर्टिकुलर टाइम के दौरान, उसके बाद ये ज़रूरी है कि वो ओरल हाइजीन पे उतना ही ध्यान दें जितना आप इसमें मीठा या एसिडिक चीज़ें खा रहे हैं। तो नाइट टाइम ब्रशिंग इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है बच्चों में, अच्छा। क्योंकि अगर कुछ भी बच्चे खा के सो जाएँगे रात में, तो वो पूरी रात भर एक्टिविटी चलती चलती रहेगी। रहेगी और अल्टीमेटली वो फास्टन अप कर देगा पूरे प्रोसेस को। तो नाइट टाइम ब्रशिंग, डाइट मॉडिफिकेशन, और जैसे ही आप कोई कैविटी डिटेक्ट करते हैं तो तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाकर के उसको इमीडिएटली फिल कराएं। तो ये जो नाइट टाइम ब्रशिंग आपने बताई, ये बच्चों के लिए ही है या हर किसी को ये करना है? सबके लिए ही जरूरी है। इवन एडल्ट्स एडल्ट्स में आपने देखा होगा बहुत लोग कंप्लेन करते हैं गम ब्लीडिंग का वाइल राइट। ब्रशिंग, या कोई बहुत रेगुलरली नहीं डेंटिस्ट के पास जो विजिट करते हैं। नाइट टाइम ब्रशिंग बहुत हेल्पफुल है, एंटी केरीज के लिहाज से भी और गम ब्लीडिंग के लिहाज से भी। अच्छा। मॉर्निंग ब्रशिंग तो डेफिनेटली हम सब लोग करते हैं, हुँ, बट हुँ। नाइट टाइम ब्रशिंग बहुत कम लोग करते हैं। बट जो लोग नाइट टाइम ब्रशिंग करते हैं, दे विल देमसेल्व्स नोटिस अ बिग इम्प्रूवमेंट इन देयर ओवरऑल डेंटल ओरल हेल्थ। ओरल हेल्थ, ओके। तो नाइट टाइम ब्रशिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अच्छा। और इनफैक्ट वी कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस सर्टेन माउथ वॉशेस, जो कि अगर हम रोज नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट हम अल्टरनेट डे में या हफ्ते में 2 या 3 बार कर रहे हैं माउथ वॉश। हुँ, उससे हुँ। क्या होगा, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर ब्रश नहीं पहुंच पा रहा, राइट। तो एटलीस्ट वो माउथ वॉश जो है वो उन जगह पर जा करके बैक्टीरिया एलिमिनेट कर सकता है। आपने बहुत कुछ बताया। मुझे एक, ये जो अब हम रूट कैनालिंग की बात कर रहे थे, सो ये कब आप सोचते हैं कि इसको रूट कैनाल की ज़रूरत है? किसी भी पेशेंट आपके जी। पास आते हैं, तो लाइक आप कब डिसाइड करते हैं कि नॉर्मल फिलिंग से भी काम चल सकता है या रूट कैनालिंग ही ज़रूरी है इनके लिए? नॉर्मल फिलिंग हम तब तक कर सकते हैं दांत में जब तक कैविटी बहुत छोटे साइज का है हुँ, और सुपरफिशियल लेयर में है। यूजुअली दांत के हमारे 3 लेयर्स होते हैं। हुँ। पहली लेयर होती है इनामल, दूसरी होती है डेंटिन और तीसरा होता है पल्प, जो कि नर्व भी कहते हैं हम जिसको। तो जब तक हमारी कैविटी इनामल में रेस्ट्रिक्टेड है, वो बेस्ट टाइम है फिलिंग कराने का, क्योंकि इनामल एक नॉन इनर्वेटेड स्ट्रक्चर है जिसमें ज़्यादा आपको पेन या सेंसेशन नहीं होगा। बट एक ब्लैक स्पॉट होगा या एक कैविटी होगी जो कि अपने आप से नहीं ठीक हो रही हुँ, है, हुँ, हुँ। क्लीनिंग से नहीं जा रही है, तो उस स्टेज में बेस्ट टाइम है फिलिंग कराने का। हुँ, हुँ। बट अगर उस टाइम पर फिलिंग नहीं होती है और वो सेकंड लेयर तक चली जाती है जो कि डेंटिन है, डेंटिन में आप सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है, ठंडा लगना, हुँ, गर्म हुँ, लगना, हुँ, हुँ। कभी कभी दर्द होना। तो उस स्टेज में भी फिलिंग्स करवाई जा सकती हैं, बट अगर सेकंड लेयर से भी क्रॉस होकर के वो पल्प में चली गई या नर्व तक पहुंच गई है, तो उस स्टेज में हमें रूट कैनाल ही करना पड़ेगा, क्योंकि या तो वो बहुत दर्द कर देगा या फिर वो थ्रू नर्व आपकी नीचे जो जॉ बोन है वहां तक चला जाएगा इन्फेक्शन। अगर अगर वहां तक चला गया तो दांत को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है उस स्टेज में। तो बेटर यही है कि फर्स्ट लेयर में फिलिंग करें, इफ नॉट
तो फिर हमें सेकंड या थर्ड लेयर तक आते-आते उसमें रूट कैनाल करना पड़ जाएगा। और रूट कैनाल करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर उस स्टेज में भी नहीं होगा तो फिर अल्टीमेटली आप सैक्रिफाइस कर दोगे यू आर आप अपना सैक्रिफाइसिंग दाँत। योर टूथ। तो जब आप रूट कैनालिंग करते, इज इट अ वेरी पेनफुल प्रोसीजर? अगेन जैसा मैंने बताया, कोई भी डेंटल प्रोसीजर हम विदाउट लोकल एनेस्थीसिया अच्छा। नहीं करते हैं। चाहे वो रूट कैनाल हो, चाहे वो हमें इम्प्लांट लगाना हो या हमें डीप गम क्लीनिंग करनी हो, तो हम कोई भी प्रोसीजर प्लान करेंगे वो लोकल एनेस्थीसिया में ही करेंगे। तो बिकॉज़ बोलते हैं पेशेंट ना, वही दाँतों का दर्द बोले सबसे जी, खतरनाक दर्द होता है कि जी, वो हो गया तो फिर आप कुछ नहीं सोच सकते। जी, लाइक द हेवीएस्ट पेन किलर्स आल्सो डोंट वर्क जी, लाइक दाँतों के दर्द के टाइम पे। जी। इज़ इट ट्रू? हाँ, ऐसा है क्योंकि दाँत एक बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। ओके। उसमें उसमें प्रेशर बिल्डअप हो जाता है पेन की वजह से। जैसे कहीं भी बॉडी में इन्फेक्शन होगा, तो आपने सुना होगा स्वेलिंग, ब्लीडिंग, हुँ। ये साइन्स होते हैं इन्फ्लेमेशन के, हुँ, इन्फेक्शन हुँ, के। हुँ। तो ऐसे ही जब दाँत के अंदर किसी सेल में इन्फेक्शन पहुँचेगा तो वो भी स्वेल करेगा। जो भी हमारे अंदर सेल्स हैं बॉडी के अंदर, तो वो हुँ। स्वेल करने के कारण, क्योंकि दाँत एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, वो उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली इट विल गिव यू एक्सक्रूशिएटिंग पेन, हुँ, जो कि हुँ। बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा एक पॉइंट पे। हुँ, हुँ, हुँ। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि इन्फेक्शन कभी थर्ड लेयर तक, पल्प तक पहुँचे ही नहीं और हम उसको इनेमल या ज़्यादा से ज़्यादा पहले सेकंड ऊपर लेयर से तक ही ही कर उसको दें। रोक दें। तो ये इसीलिए पहले ही पता। चेकअप ज़रूरी है हर हाँ। 6 महीने। पहले पता तो चल जाता है, पीपल जस्ट अवॉइड करते कि ठीक है थोड़ा जी। दवाई लेके चल जाता है, लेकिन यही अवॉइडेंस जो है एक क्योंकि क्योंकि दाँत में तब तक दर्द होगा नहीं जब तक वो थर्ड लेयर तक पहुँचेगा ही नहीं। अच्छा। इनेमल तक पता ही नहीं लगेगा, डेंटिन में हल्का-फुल्का सेंसेशन होगा, तब तक लोग उसको होम इग्नोर, रेमेडी पे या इग्नोर पेन करते रहते किलर्स हैं ले लेके कि इग्नोर अभी करते हैं। तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट हाँ। द मोमेंट पेन स्टार्ट्स इट इज़ ऑलरेडी वेरी लेट। तो हमें अच्छा। यही देखना है कि पहले ही हमें उसको रोकना है। इसमें कोई रिस्क फैक्टर्स होते हैं डॉक्टर? नहीं, इसमें कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, रूट कैनाल प्रोसीजर में कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, कोई बिकॉज़ रिस्क नर्व्स फैक्टर नहीं है। इन्वॉल्व्ड है ना हमारी। कोई कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, हम सिर्फ टूथ की नर्व को ही हैंडल कर रहे हैं ओके। और हम कोई जॉ नर्व को नहीं टच कर रहे हैं इसमें, जो कि मैं इसको प्रॉपर नर्व नहीं बोलूँगा, इसको नर्व एंडिंग्स बोलते हैं, जो ओके। कि एक जो मेन नर्व हमारी जॉ तक आ रही है, उसका एक ब्रांच दाँत के अंदर आएगा, हुँ, जिसको हुँ। हम पल्प बोल रहे हैं। तो जब हम रूट कैनाल करते हैं, तो हम बेसिकली उस इन्फेक्टेड नर्व को बाहर निकाल रहे हैं, नहीं तो वो वहीं रखे-रखे पूरे दाँत को गला देगा और फिर आस-पास के दाँतों को भी खराब करेगा। तो इसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, इनफैक्ट ये बहुत सेफ प्रोसीजर है और जैसा मैंने बताया, अगर हम नहीं करा रहे हैं तो अल्टीमेटली वी विल हैव टू सैक्रिफाइस आवर टूथ। यू आर अ स्माइल स्पेशलिस्ट। जी, ठीक है? आपके पास लोग आते हैं अपनी स्माइल एनहांस करने, जैसे मैंने आपका इंट्रोडक्शन भी मैंने वही किया था कि यू आर अ स्माइल स्पेशलिस्ट। जी, सो व्हाट काइंड ऑफ पेशेंट्स डू यू सी, लाइक आप जैसे विनियर्स और ये सब जो नई-नई चीज़ें आ रही हैं जी, आज के टाइम पे, लाइक इट्स इट्स वेरी न्यू आल्सो। जी। एंड पहले के ज़माने में गिर गए, हल्का-सा दाँत टूटा हुआ है, ज़िंदगी में उसी में चल रहे हैं। बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, एवरीवन इज़ लाइक ओपनिंग देयर माउथ एंड दे हैव परफेक्ट स्माइल। जी। सो हाउ डू यू डिसाइड विनियर किसको लगाना है, किस पे क्या सूट होगा, व्हाट इज़ द होल प्रोसीजर, थोड़ा देखो उस उसकी बारे एक में प्लानिंग बताइए? है अगेन, जी। जैसे मैंने बताया, हम एक पहले डिजिटल स्कैन करते हैं सबसे हुँ, पहले हुँ। पेशेंट का, जिसमें हम ये देखते हैं कि कहाँ-कहाँ हमें करेक्शंस की ज़रूरत है। एक बार हम वो डिजिटल स्कैन्स लेकर के हम उसको पूरा एनालाइज़ करते हैं कि उस पेशेंट के लिए हम क्या ऑप्शंस बेटर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि किसी पेशेंट को क्विक सॉल्यूशन चाहिए और उसमें मिनिमम करेक्शंस की ही ज़रूरत है, बहुत मेजर करेक्शंस की ज़रूरत नहीं है, तो हम उसमें वेनियर से रेक्टिफ़ाई कर सकते हैं उनकी स्माइल। अगर किसी के पास टाइम है, 1.5 साल, आई विल 2 जस्ट साल का, कट यू जैसे मैंने शॉर्ट हियर, आई विल बताया। जस्ट कट यू शॉर्ट हियर, व्हाट इज़ अ विनियर? ये बताइए पहले तो, कि मुझे विनियर क्या है, जी। हमारे व्यूअर्स को भी शायद पता नहीं होगा ये। वेनियर्स एक बहुत थिन शेल होता है, एक मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं लिथियम डाइसिलिकेट। ओके। उसका बना होता है, वो हार्डली 0.5 टू 0.7 थिकनेस में बना होता है, जो हुँ। कि हम आपका जो नेचुरल दाँत है, उसके ऊपर हम उसको पेस्ट कर देते हैं या उसको हम परमानेंटली ल्यूट कर देते हैं। एंड इट अपनी स्टेज़ लैंग्वेज में फॉरएवर। वो वैसे ही रहता है। रेज़िन बेस्ड सीमेंट्स होती हैं, जिससे कि वो मैकेनिकली और केमिकली अपने आपके नेचुरल दाँत के साथ बॉन्ड कर जाता है। हुँ, हुँ। वो डिटैच होता नहीं है अंटिल अनलेस उसको बहुत ही हाई फ़ोर्स लगे। वो एज़ अ परमानेंट सॉल्यूशन ही होता है, ऐसा नहीं है कि वो हमें रिप्लेस करना है 2 साल में, 3 साल में।
वो एक ही बार किया जाता है प्रोसीजर और उसके बाद उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। एंड वो आप परफेक्ट शेप आपके दाँत का बना के और जो जो मॉडर्न टीथ की जो जी, स्माइल जो होती है, वो हम वो सब बना के डिजिटल जो हमारे पास स्कैन है उसी में ही डिज़ाइन करते हैं हुँ, उसको। हुँ, हुँ। जो भी हमने स्कैन लिया उसी सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास डिज़ाइन ऑप्शंस होती हैं। तो हम उसको डिज़ाइन करते हैं उसमें और एक बार वो हमारा डिज़ाइन रेडी हो जाता है तो हम उसके बाद उसको मिल करते हैं। मिलिंग मशीन्स को हम कमांड देते हैं जिससे कि वो एक पूरा का पूरा जो हमने डिज़ाइन किया है वेनियर वो प्रिंट होके और मिल होके हमारे पास आ जाए और उसको हम पेशेंट के माउथ में एज़ इट इज़ लगा देते सो हैं। आपकी किसी भी दाँतों पे आप कर सकते हैं ये कि यूजुअली हम फ्रंट के 6 दाँत पे करते हैं, ओके, जैसे कैनाइन टू कैनाइन क्योंकि लोग यूजुअली जो स्माइल स्माइल करते है, हैं वहीं से वो आगे के 6 या 8 दाँत दिखेंगे राइट। और लोअर के भी हम 6 या 8 दाँत कवर कर सकते हैं सबकी स्माइल एनालिसिस के बाद। तो हम कुछ फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं, कुछ वीडियोज़ लेते हैं कि वो बात कर रहे हैं तो उनके कितने दाँत दिख रहे हैं। फ़ोटोग्राफ लेते हैं हम वॉव! स्माइल फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं जिसमें हमें देख कर के लगता है जब ये स्माइल करेंगे तो इनके कितने दाँत दिख रहे हैं, वॉव! कितने बाहर हैं, कितने अंदर हैं, हमें हमारा गोल ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। तो वो सारा हम एनालिसिस करके, मॉडल प्रिपरेशन करके, फ़ोटोग्राफ्स एनालाइज़ करके फिर हम एक फाइनल प्लान तैयार करते हैं और एक बार वो फाइनल तैयार हो जाता है तो फिर हम पेशेंट को अप्रूव करते हैं वो प्लान उनको दिखा कर के और फिर हम उसको मिलिंग और प्रिंटिंग में डालते हैं। वॉव! और उससे पूरी स्माइल की ओवरऑल चेंजेज़ आ जाते हैं। एब्सोल्यूटली इसमें इसके रिजल्ट्स एक्स्पोनेंशियली दिखता मैंने है। देखे हैं जो पेशेंट्स में आउट ऑफ देयर एक्सपेक्टेशंस आते हैं कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि इतने भी अच्छे आ सकते हैं रिजल्ट्स। तो दैट इज़ बियॉन्ड समथिंग। एंड हू इज़ द राइट कैंडिडेट फॉर दीज़ ट्रीटमेंट्स? जिन लोगों को सेंसिटिविटी इश्यूज़ नहीं है, जैसे अगर मान लीजिए किसी को ऑलरेडी सेंसिटिव दाँत हैं, बहुत ज़्यादा किसी के दाँत घिसे हुए हैं, तो उसमें हो सकता है हमें वेनियर से पहले कुछ एंटी सेंसिटिव ट्रीटमेंट या प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे ताकि उनकी सेंसिटिविटी खत्म हो पहले, उसके बाद हम वो प्लान करेंगे। नंबर 2 गम्स किसी के बहुत ही वीक हैं, जिनके दाँत हिल रहे हैं, हुँ, हुँ, हुँ। उसको हम बोलते हैं पेरिडोन्टाइटिस बोलते हैं, जिसमें गम स्वोलन हो जाते हैं और जिसकी वजह से दाँत हिलने लग जाते हैं। तो अगर एक बार वो वाली स्टेज में कोई पेशेंट है तो हम फिर उसमें कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट बहुत कॉशियसली प्लान करते हैं। हमें पहले वो कंडीशन ठीक करनी है, उसके बाद हम कॉस्मेटिक पे जाएँगे। अगर हम सडनली उसकी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कर देंगे और उसके गम्स डेटेरियोरेट होते चले जा रहे हैं, तो फिर वो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट अल्टीमेटली विल बी अ फेलियर। तो हमें अंडरलाइंग कंडीशंस देखनी है कि इसको कोई गम प्रॉब्लम ना हो हुँ। या फिर कोई एक्सट्रीम सेंसिटिविटी ना हो, तो ही हम फिर कॉस्मेटिक प्लान करेंगे। और इसके veneers and bonding, what is bonding then? Veneers and bonding, is it something similar or it's बॉन्डिंग एक टेक्निकल टर्म है जिससे कि हम वेनियर्स को टूथ के ऊपर बॉन्ड कर अच्छा रहे जो आप हैं बता रहे या थे। जी, हम फिलिंग को भी बॉन्डिंग हमारे अधेसिव्स आते हैं जैसा मैंने राइट। बताया सीमेंट्स बॉन्डिंग अधेसिव्स एक टेक्निकल टर्म है जिसमें कि कुछ रेजिन बेस्ड सीमेंट्स होती हैं जिससे हम दांत के ऊपर कोई भी आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर अगर हमने जैसे चिपका वेनियर सकते या हैं। क्राउन लगाना है तो हम बॉन्ड्स यूज करते हैं वहां पर। साथ में लोग व्हाइटनिंग भी करवा रहे हैं आजकल दाँतों की। जी, इज़ इट सेफ? आप कोई भी डेंटल प्रोसीजर ऐसा नहीं है जो अनसेफ हो। जो अगर कोई डेंटिस्ट रिकमेंड कर रहा है तो आप डेफिनिटली वो ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसीजर है। ओके। अनसेफ कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ अगर मैंने जैसे बताया अंडरलाइंग कंडीशन इग्नोर हो गई, राइट, राइट। हाँ, वो गम तो सही प्रॉब्लम बात है। इग्नोर हो गया या कोई किसी को दाँत में ऑलरेडी एक कैविटी था, जी, जिसमें रूट कैनाल की ज़रूरत थी और हमने उसके ऊपर ही कुछ बगैर ऊपर ही लगा ट्रीटमेंट किए दिया है। कुछ किया, तो उस केस में हो सकता है तो उनको फिर बाद में लेटर इश्यूज़ आएँ, बट ऐसा कोई उसके कोई ड्रॉबैक्स नहीं है, ड्रॉबैक्स ना या ही कुछ नहीं। व्हाइटनिंग के, ना वेनियर्स के। सो कोई एक ऐसा केस जो आपको याद रह गया हो कि आपने पूरी उनकी स्माइल चेंज कर दी और सब कुछ चेंज कर दिया, दे केम टू यू लाइक वाओ माय लाइफ हैज़ चेंज्ड। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी एक वो 55 इयर्स ओल्ड 55 जी। फीमेल जिनके बेटे की शादी थी, स्पेशली हर फादर केम टू थैंक मी और एनीवन फ्रॉम मॉडलिंग इंडस्ट्री, यू डोंट हैव टू नेम देम या बट आई हैव फ्यू सेलिब्रिटीज़ कमिंग टू माय प्रैक्टिस ओके, जिसमें कि हमने उनकी स्माइल डिज़ाइन, इम्प्लांट्स बहुत सारे डेंटल प्रोसीजर्स किए। इन्फ्लुएंसर्स बहुत आते हैं। ओके, तो I was lucky enough to be a smile partner for Mrs. India 2019. ओके।
सो मैंने काफ़ी वहाँ पर जो भी कॉन्टेस्टेंट्स थे उनके स्माइल डिज़ाइन किए एंड आई वाज़ वेरी लकी इनफ टू डू दैट। वाओ! दे मस्ट हैव ब्लेस्ड यू। जी। डॉक्टर, अभी जो हमने ये सब बातें की लोगों की लाइफ में चेंजेस लाने के लिए, कुछ हम बेसिक मैं आपको चीज़ें पूछना चाहती हूँ जो हमारे व्यूअर्स को ये क्वेश्चन हमेशा रहता ही है। लेकिन एवरीवन ओरल हेल्थ के बारे में, डेंटल हेल्थ के बारे में, हर किसी को छोटे-मोटे क्वेश्चंस रहते हैं। तो आई विल जस्ट आस्क यू दोज़ क्वेश्चंस। अम, डेंटिस्ट को कितनी बार विज़िट करना चाहिए साल में? साल में एटलीस्ट 2 बार विज़िट ज़रूर करना चाहिए। एवरी 6 मंथ्स एक जनरल क्लीनिंग होनी चाहिए, व्हिच इंक्लूड्स अ नॉर्मल हम स्केलिंग बोलते हैं हुँ, जिसको, हुँ, हुँ। अल्ट्रासोनिक स्केलिंग बोलते हैं, जिसमें कि जो भी हम खाना खाते हैं या जितना मर्ज़ी हम अच्छा एफ़र्ट कर लें ब्रशिंग में या माउथ वॉशेज़ में, फिर भी कुछ प्लाक डिपॉज़िट या कुछ ऐसा डेब्री डिपॉज़िट रह जाएगा और वो धीरे-धीरे कैल्सिफ़ाई हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो उसको हटाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अल्टीमेटली गम हेल्थ और कैविटीज़ को वो और बढ़ावा दे देगा। तो अच्छा, 6 महीने में एक नॉर्मल डेंटल चेकअप बहुत ज़रूरी है और एक डेंटल क्लीनिंग मस्ट है। तो उस पॉइंट पर डेंटिस्ट ये चेक करेंगे कि कोई ऐसी कोई नई कैविटी तो डेवलप नहीं हो गई है। तो अगर कोई कैविटी होगी तो वो फिल करेंगे। राइट। हम बात कर रहे थे गम ब्लीडिंग की। इज़ इट नॉर्मल और इज़ इट समथिंग मोर बिगर जो हमें वी आर नॉट अवेयर ऑफ? गम ब्लीडिंग इज़ नेवर नॉर्मल। ओके। गम ब्लीडिंग अगर हो रही है तो वो या तो अ, आपकी डेंटल हेल्थ बहुत लंबे टाइम से इग्नोर होती चली जा रही है। हुँ, हुँ। आपने क्लीनिंग नहीं कराई है पिछले कई साल से या मे बी किसी-किसी को टेंडेंसीज़ होती हैं गम प्रॉब्लम्स की, क्योंकि ये जेनेटिक भी होता है और हार्मोनल भी होता है। प्रेग्नेंट फीमेल्स को बहुत कंप्लेंट रहती है गम ब्लीडिंग्स की, क्योंकि उस टाइम पे उनकी बॉडी शिफ्ट हो रही होती है हुँ, हुँ। हार्मोनली। हुँ, तो उस टाइम पर गम ब्लीडिंग किसी को अगर डिज़ीज़ है, जैसे हुँ। गम डिज़ीज़ है, तो वो एग्रवेट हो जाएगी और उस टाइम पे वो फ्लेयर अप हो जाएगी। स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ को बहुत ज़रूरी है कि अपनी डेंटल केयर का ध्यान दें। नहीं तो कुछ रिसर्च ये भी कहती हैं कि जिनकी पुअर डेंटल हेल्थ है प्रेगनेंसी में, उनके जो बेबी बर्थ्स होंगे, वो लो बर्थ वेट अच्छा। चाइल्ड होने की काफ़ी संभावना उसमें बढ़ जाती है। अम, इलेक्ट्रिक ब्रश या मैनुअल ब्रश, व्हाट शुड बी यूज्ड? Both are equally good. Usually, electric brushes are good when manual brushes are not effective enough. हुँ, हुँ। जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनमें ऑब्वियसली वो मैनुअल ब्रशिंग नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप मैनुअल ब्रश भी अच्छे से कर रहे हैं, तो आई थिंक मैनुअल इज इक्वली गुड देन इलेक्ट्रिक। बट येस, उसमें एक प्रो क्लीनिंग इफेक्ट ज़रूर है ओके। इलेक्ट्रिक में। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ऐसा मैंने अपनी प्रैक्टिस में नहीं देखा कि इलेक्ट्रिक ब्रश करने से ही अच्छी हेल्थ है। ओके। दोनों से ही है, बट ऑब्वियसली यू शुड मेक यूज़ ऑफ द बेटर टेक्नोलॉजी। राइट। अगर इलेक्ट्रिक से भी करना चाहें तो व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? माउथ वॉश डेली यूज़ करना चाहिए? माउथ वॉश डेली हम तब एडवाइस करते हैं जब हमने कोई डेंटल प्रोसीजर किया, कोई सर्जरी करी, ओके। तब हम कंटिन्यूअसली 7 टू 10 डेज़ के लिए पेशेंट को एडवाइस करते हैं। बट एज़ फार एज़ माय पर्सनल ओपिनियन इज़ कंसर्न्ड, मैं पेशेंट्स को यही बोलता हूँ कि इफ नॉट डेली, एटलीस्ट वीक में ट्वाइस या थ्राइस यूज़ करना चाहिए। अम, आपकी डेंटल हेल्थ कैसे आपकी ओवरऑल हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है? देखो, माउथ इज़ द गेटवे ऑफ आवर बॉडी, तो यस। जो भी आप खाओगे डेफ़िनेटली अ, वही आपकी बॉडी को बॉडी में भी जाएगा। इम्पैक्ट कर रहा है। अनहेल्दी माउथ होगा जिसमें बहुत सारा गम इश्यूज होगा या कैविटीज होगी, तो ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे सलाइवा के थ्रू या ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपकी बॉडी में ट्रैवल करेगा। बच्चों के लिए हम अगर बच्चों का डेंटल केयर देखें तो हाउ ऑफ़न दे शुड विज़िट अ डेंटिस्ट? एवरी 6 मंथ जैसा मैंने बताया, एंड चाहे व्हाट बच्चे एज हों दे चाहे शुड बड़े हों। स्टार्ट? जो फर्स्ट बर्थडे होगा चाइल्ड बच्चे का, वो हुँ। फर्स्ट डेंटल विजिट हो जानी चाहिए तब तक अच्छा। उसकी। एक विजिट हो जानी चाहिए। तो दैट इज अ स्मॉल बर्थडे गिफ्ट यू कैन अच्छा। गिव इट टू योर चाइल्ड, अच्छा। कि उसकी ओके। एक डेंटल विजिट ज़रूर होनी चाहिए। जी, सो जी। दैट शुड बी अ रिमाइंडर कि जिस मान लीजिए उसका बर्थडे है इस महीने, तो अगर आपने कैलेंडर इस हिसाब से, आपको याद रहेगा कि एवरी दिस इज़ बर्थडे आई द हैव टू गेट माय विज़िट चाइल्ड टू अ डेंटिस्ट। डेंटिस्ट। तो वो ओके। आप उसी टाइमलाइन में आप उसको करा सकते हो। मे बी फ्यू डेज़ हियर एंड देयर, बट बर्थडे मंथ में आप एक वो बना लीजिए कि हमें उसकी पीडियाट्रिशियन पे और एक एक डेंटिस्ट डेंटल को उसको एक ज़रूर विज़िट चेकअप कराना करना है। ही है। सो डॉक्टर अमित,
आप इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके अभी एट प्रेजेंट आपके खुद के 3 हैं सेंटर्स, व्हिच अभी वेरी सून यू विल बी कमिंग अप विथ योर 4th यस, सेंटर. यस, आई एम वर्किंग ऑन माय फोर्थ Yes, सेंटर। so you and your wife, you're both into this. यस। How do you manage so much? How is your day planned, and how do you take care of your oral dental care? देखिए इनिशियली मुझे अपना रूटीन हाँ, बताइए ताकि हम भी ये फॉलो करें, so डेफ़िनेटली, we also have your set of routine. डेफ़िनेटली जो भी मैंने अभी तक बताया है, जी. वो मैं खुद फ़ॉलो करता हूँ। मैं अपनी वाइफ़ से स्केलिंग कराता हूँ एवरी अच्छा. 6 मंथ्स और वो ओके. मुझसे कराती हैं बिकॉज़ शी इज़ ओके. ऑल्सो अ डेंटिस्ट। अगेन माउथ वॉश रेगुलर यूज़ करना है, जी. नाइट टाइम ब्रशिंग ज़रूर करनी है। मॉर्निंग तो करनी है, नाइट जी. टाइम तो उससे भी ज़्यादा जी. ज़रूरी है। और जहाँ तक प्रैक्टिस मैनेजमेंट की बात है Because I was surprised when you said कि हुँ, 3 centers with 4th coming and I can manage 2-3 more. या तो ये सोच के डेफ़िनेटली। टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़रूरी टाइम होगा. मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी प्रैक्टिस अपॉइंटमेंट बेस्ड रिस्ट्रिक्ट की हुई है, जी, जी. क्योंकि पोस्ट कोविड क्या हुआ कि एक नॉर्म बन गया था, जी. जिसमें कि हमें अपॉइंटमेंट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स ही करने पड़ रहे हुँ, थे। हुँ, हुँ. तो उसके बाद से ज़्यादा ये क्लिनिकल यूज़ में आ गया और हमें क्वालिटी डिलीवर करना है। हुँ, माय हुँ. मोटो इज़ टू डू अ अगर मैं दिन के 50 पेशेंट्स करूँगा और उसमें मैं वो क्वालिटी नहीं डिलीवर कर पाऊँगा, तो मेरे लिए वो करना जस्टिफाइड नहीं है। तो मैंने अपनी प्रैक्टिस को इसी तरह रिस्ट्रिक्ट किया है कि मैं सिर्फ़ अपॉइंटमेंट बेस्ड प्रैक्टिस ही करता हूँ, जिसमें कि एक पर्टिकुलर सेंटर पे अगर मैं हूँ, तो फिर मैं वहाँ पे ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स नहीं रखना चाहूँगा। आई वांट टू कीप माय वेटिंग एरिया एब्सोल्यूटली फ्री, फ्री. जिसमें कि अगर मुझे कोई भी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट प्लान करना है या कोई भी सर्जरी प्लान करनी है, तो मुझे एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर का टाइम चाहिए एक पेशेंट में। उसके आधा 1 घंटा पहले मुझे अपना क्लिनिक सैनिटाइज़ करना है और उनके जाने के आधे घंटे बाद तक भी मुझे अपना क्लिनिक सैनिटाइज़ करना है। सो आई नीड 1 एंड अ हाफ टू 2 आवर्स जब तक मैं नेक्स्ट पेशेंट के लिए रेडी हो रहा हूँ। तो अगर मैं इस हिसाब से देखता हूँ, तो आई डोंट सी So it's सो a very मेनी पेशेंट्स अ holistic डे। kind of approach that you are doing, right? कि या, पूरा प्रॉपर एक आपके जो पेशेंट्स आते हैं उनको भी ट्रीटमेंट मिले, यस। आप भी प्रॉपर अपने आप को लाइक यू आर हाँ, फ्री बिल्कुल। फ्रॉम दैट वन, देन यू गो हमारा टू द काम ना नेक्स्ट वन. बहुत टेक्निकली सेंसिटिव काम है। राइट. मुझे अगर 200% देना है किसी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट में या किसी रूट कैनाल में या किसी इम्प्लांट सर्जरी में, तो आई हैव टू बी फुली इनटू माय जॉब एट दैट पर्टिकुलर टाइम। उस टाइम पर मुझे ये नहीं डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए। तो आई कीप माय प्रैक्टिस वेरी वेरी सॉर्टेड एंड अपॉइंटमेंट बेस्ड एंड आई वाज़ लकी टू कि मेरे पार्टनर भी डेंटिस्ट हैं। सो You all both can तो manage हम लोग everything. दोनों मिलके जो है, प्लस हमारे कुछ एसोसिएट डेंटिस्ट्स होते हैं जो हमारे साथ में काम करते हैं, कुछ स्पेशलिस्ट्स होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं। तो वी मैनेज इट 3 प्रैक्टिसेस वेरी वेल। So thank you, doctor, so much for coming today to our podcast and sharing so much insights. इतनी सारी चीज़ें आपने डेंटल ओरल हेल्थ के बारे में हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की कि क्या चीज़ों का टेक केयर करना है, जी। क्या नहीं करना है. एक लास्ट एडवाइस आप हमारे व्यूअर्स को कुछ देना चाहते हैं? लास्ट एडवाइस यही रहेगी कि रिफाइंड डाइट को हम कम से कम यूज़ करें। नेचुरल डाइट पे ज़्यादा फ़ोकस करें और अपनी ओरल हाइजीन पे अगर आपको ये प्रॉमिस करना है कि आज से मैंने नाइट टाइम ब्रशिंग ज़रूर स्टार्ट करनी है और 6 मंथ्स का डेंटल That चेकअप goes to me. I ज़रूर don't. करना I है। hate nighttime brushing. तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि दैट दैट माइट कन्फ्यूज़ पीपल। तो यही 2 या 3 चीज़ें अगर आप ध्यान रख जी. लेंगे, तो आई थिंक दैट विल बी मोर देन इनफ। रेस्ट इज़ अप टू अस। जी, थैंक यू सो मच. एंड प्लीज़ अपनी डेंटल हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए. हल्का सा भी सेंसिटिविटी हो, पेन हो, कुछ भी हो, प्लीज़ विजिट अ डॉक्टर, अ डेंटिस्ट अपने आसपास में. एंड हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए. डॉक्टर अमित चावला है, इनके 4 सेंटर्स हो जाएंगे अभी इन अनदर फ्यू मंथ्स. एंड ही इज़ बेस्ड इन गुड़गांव. हमारे एपिसोड के एंड में हम इनका लिंक और सारी डिटेल्स हम प्रोवाइड करेंगे फॉर एनी काइंड ऑफ कॉस्मेटिक, एनी काइंड ऑफ डेंटल हेल्थ. जिस किसी चीज़ के लिए भी आपको जाना है, इनकी क्लिनिक में जाइए. ही हैज़ अ वेरी गुड टीम एंड सेंटर लाइक जो आपको पूरी तरह से कंप्लीट एक आपको गाइडेंस मिल सकती है एनीथिंग रिलेटेड टू योर डेंटल हेल्थ. सो थैंक यू फॉर थैंक कमिंग यू। टू आवर शो. एंड हम जल्दी मिलते हैं विद अनदर गेस्ट इन द नेक्स्ट एपिसोड. थैंक यू सो मच एंड सी यू सून.